सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री। अजीत पवार की ली जगह, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए के स्कैम ने बढ़ाई सुनेत्रा पवार की मुश्किलें। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार के निधन के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। सत्ता की ये विरासत भले ही उन्हें औपचारिक रूप से मिल गई हो, लेकिन इसके साथ ही 25,000 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले की जांच की तलवार अब भी उनके सर पर लटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराधिक शाखा ने पहले ही इस मामले में अजीत पवार और सुनेत्रा पवार दोनों को ही क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई है। ईडी ने इस क्लीन चिट को अदालत में चुनौती दी है, जिससे मामला एक बार फिर से कानूनी और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। चलिए आपको एक एक करके ये मामला समझाते हैं। मामला जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, जिसमें कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप लगा है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह नुकसान नियमों को ताक पर रखकर दिए गए लोन और बाद में की गई संदिग्ध नीलामी की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। ईडी ने इस मामले में अजीत पवार से जुड़ी करीब 1,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को पहले ही जब्त किया है। एमएससीबी घोटाला राज्य के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें सत्ताधारी दलों से लेकर विपक्ष तक के कई सारे दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। यह कथित घोटाला एमएससीबी के अधीन आने वाली 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से जुड़ा हुआ है। इन बैंकों के नाम संबंधित जिलों के आधार पर रखे गए थे और इनके प्रमुख पदों पर अक्सर वरिष्ठ और प्रभावशाली राजनेता ही बैठे हुए थे। आरोप है कि इन बैंकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कई सहकारी चीनी मिलों को भारी भरकम लोन दिए। जब 2002 से 2017 के बीच इन चीनी मिलों ने कर चुकाने की चूक की तो एमएससीबी को लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जब इस पूरे मामले की जांच की तो जांच में यह पता चला कि कर्ज वसूली के नाम पर इन चीनी कारखानों और उनसे जुड़ी जमीनों की नीलामी बेहद ही कम कीमतों पर की गई। आरोप है कि इनमें से अधिकतर संपत्ति बैंक प्रमुखों या उनसे जुड़े राजनेताओं के रिश्तेदारों को ही बेच दी गई। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट के निर्देश पर 2019 में एक एफआईआर दर्ज हुई और इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। हालांकि इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने मिला, जब तत्कालीन विपक्ष के नेता अजीत पवार ने एनसीपी से अलग होकर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ महायुति सरकार में एंट्री ले ली। इसके बाद जांच एजेंसियों की भूमिका और टाइमिंग को लेकर भी कई सारे सवाल उठे। जरंदेश्वर शुगर मिल और सुनेत्रा पवार का नाम। जब अजीत पवार एमएससीबी से जुड़े थे, उसी दौरान जरंदेश्वर शुगर कोऑपरेटिव मिल की खरीद से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें सुनेत्रा पवार का नाम ईडी की जांच में प्रमुख तौर पर सामने आने लगा। ईडी के अनुसार 2010 में एमएससीबी ने एक नीलामी के जरिए मुंबई के एक बिल्डर से जुड़ी गुरु कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड को यह मिल 65.7 करोड़ रुपए में बेच दी। इसके तुरंत बाद गुरु कमोडिटीज ने इस मिल को नवगठित निजी कंपनी जरंदेश्वर शुगर को मात्र 12 लाख रुपए के वार्षिक किराए पर लीज पर दे दी। ईडी का दावा है कि जरंदेश्वर शुगर मिल्स लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र घड़गे अजीत पवार के मामा हैं और उस वक्त एमएससीबी के निदेशक थे। जांच में यह भी सामने आया कि नीलामी में मिल खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई राशि का बड़ा हिस्सा जरंदेश्वर शुगर से आया था। बदले में जरंदेश्वर शुगर को जय एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड से 20 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें सुनेत्रा पवार निदेशक थी। इसी कड़ी ने जांच एजेंसियों के शक को और भी मजबूत कर दिया। क्या इनकम टैक्स फिर से खोलेगा इस मामले के राज? इस मामले में अब आयकर विभाग की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने आयकर विभाग के पुराने निष्कर्षों को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले साल आयकर विभाग को पत्र लिखकर पवार परिवार के खिलाफ मामला दोबारा खोलने की मांग की थी।
अंजलि दमानिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गणपति डीलकॉम केस में अपने उस पुराने आदेश को वापस लिया है जिसमें कहा गया था कि बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 2016 के पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। उसी आदेश के आधार पर पवार परिवार को पहले ही राहत मिली थी। दमानिया का कहना है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को वापस लिया है तो पवार और भुजबल परिवार को की उन संपत्ति को फिर से जब्त किया जाना चाहिए जिन्हें पहले इस आदेश के आधार पर मुक्त किया गया था। उन्होंने आयकर अधिकारियों से मांग की है कि वे इस पूरे मामले को दोबारा समीक्षा में लें। ऐसे में सुमित्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद 25,000 करोड़ रुपए का घोटाले का साया अब भी उनके राजनीतिक भविष्य पर एक मंडराता हुआ खतरा नजर आ रहा है।